तो चलिए बच्चों, अब अपन स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसका रीज़न ये है कि यदि आपके मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहते हैं और उसके पहले आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी तक पढ़ ही लिया है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो बेटर ये है कि पहले मैग्नेटिज्म आप लोग को पढ़ लेना चाहिए। अब एनसीईआरटी ने जो अभी पोर्शन दिया हुआ लेटेस्ट जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो उन्होंने ये सब चीज़ों के बारे में केवल एक डिस्कस किया हुआ है। आपको भी एक्चुअली में इनसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेने चाहिए और आपका जो डेरिवेशंस होंगे वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों अपन बात करते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? तो आप लोग को समझना चाहिए आयरन, निकल, कोबाल्ट, इनको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब इनको अपन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपन इनसे मैग्नेट बना सकते हैं। आप आयरन से मैग्नेट बना सकते हो, निकल से मैग्नेट बना सकते हो, कोबाल्ट से बना सकते हो। अब ये मैग्नेट कैसे बन रहा है? नॉर्मल कंडीशन में यदि आप पेपर पिन को देखें या आप एक सिंपल आयरन सब्सटेंस को देखें तो वो एक नॉर्मल सब्सटेंस है, वो एज अ मैग्नेट बिहेव नहीं करता। एक आपके पास में मान लीजिए एक छोटी सी रॉड है या पेपर पिन है, आप देखिए नॉर्मल कंडीशन में वो पेपर पिन दूसरी पेपर पिन को अट्रैक्ट नहीं करेगी। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा पेपर पिन बॉक्स आता है, उसके कवर पे मैग्नेट लगा रहता है। यदि कभी आप लोगों ने मार्क किया हो तो इस तरीके से बॉक्स होता है और इस बॉक्स में यहाँ पर कवर में यहाँ पर बीच में ऐसा सर्कुलर पोर्शन कट रहता है और अंदर पेपर पिन्स रहती हैं और ये कवर में यहाँ मैग्नेट लगा रहता है, सर्कुलर मैग्नेट। जब आपको पेपर पिन लेनी होती है तो आप इस बॉक्स को उल्टा करते हैं, पेपर पिन कुछ आपके हाथ में जाती है, वापस जितनी आपको चाहिए एक आध दो आप निकाल लेते हैं, बाकी पिन्स ये मैग्नेट में चिपक जाती हैं। काफ़ी समय के बाद यदि आप देखोगे तो ये पेपर पिन जो है खुद बिहेव करने लगती है एज ए मैग्नेट। एक पेपर पिन दूसरी पेपर पिन को जो है अट्रैक्ट करने लग जाती है, चिपका लेती है। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि ये पेपर पिन नॉर्मल कंडीशन में तो पेपर पिन थी, लेकिन जब लगातार इनको अपन मैग्नेट के कांटेक्ट में रखा या किसी पेपर पिन को, या आपने कभी प्रैक्टिकल किया और रेजर ब्लेड आती है उसको आप मैग्नेट से कंटिन्यूस रब करके देखिए, नॉर्मली वो नॉर्मल थी लेकिन कंटिन्यूस मैग्नेट से रब करने से उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, वो बिहेव करने लगती है एज ए मैग्नेट। सेम पेपर पिन के साथ भी होता है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्या हो गया कि आपने पेपर पिन्स को जब मैग्नेट के कांटेक्ट में रखा तो वो पेपर पिन कन्वर्ट हो गई मैग्नेट में। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि सारे मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, जैसे अपन आयरन की बात करें तो ये आयरन या निकल या कोबाल्ट जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, इसमें एक और नेम आता है गैडोलिनियम। ये सारे के सारे टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट से बने रहते हैं। अब ये टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे से मैग्नेट्स। मॉलिक्यूल मतलब क्या? बहुत छोटा। टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट मतलब इसमें 2 पोल्स होते हैं और ये मैग्नेट्स इन मैग्नेटिक सब्सटेंस में प्रॉपर वे में अरेंज नहीं रहते, रैंडमली रहते हैं। कोई ऐसा है, 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 कोई यूं है, यूं है, यूं है, इस तरीके से ये और हर टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। सेकेंड टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट के क्लोज भी यहाँ पर, इसमें भी यहाँ पर साउथ पोल यहाँ रहेगा, यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल, यहाँ पर नॉर्थ पोल। यहाँ पर भी ऐसा ही है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। ये नॉर्थ पोल साउथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, साउथ सेम फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इस तरीके से ये इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फिनिश हो जाती है। लेकिन
जब इसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को आप जब किसी मैग्नेट से कंटिन्यूस रब करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो ये जितने टाइनी मॉलिकुलर मैग्नेट्स होते हैं ये सब रेगुलर वे में अलाइन हो जाते हैं। मतलब इसके अंदर जो टाइनी मॉलिकुलर मैग्नेट्स हैं ये इस तरीके से ऐसे अलाइन हो जाते हैं। इस टाइनी मॉलिकुलर मैग्नेट का साउथ पोल यहाँ जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ। स्वाभाविक नॉर्थ पोल से यदि आप फ्रिक्शन कर रहे हैं तो नॉर्थ जो है वो साउथ को अट्रैक्ट करेगा। हमेशा अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा। अनलाइक पोल्स जो है अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बिल्कुल जैसा इलेक्ट्रिक फोर्स में था वैसे ही हम मैग्नेटिक फोर्स आएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या हो रहा था, लाइक चार्जेस जो थे एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो अब यहाँ पर नॉर्थ के कारण यहाँ साउथ आएगा तो ये नॉर्थ, जब यहाँ नॉर्थ आ गया तो नेक्स्ट टाइनी मॉलिकुलर मैग्नेट का यहाँ पर साउथ पोल और यहाँ पर नॉर्थ पोल। नेक्स्ट टाइनी मॉलिकुलर मैग्नेट का यहाँ साउथ नॉर्थ पोल, फिर नेक्स्ट साउथ नॉर्थ। आप देख रहे हैं एक रो में इस एंड पर यदि साउथ है तो अपोजिट एंड पे देखिए नॉर्थ पोल आ गया। जैसे ये एक रो में बता रहा हूँ, जैसा मॉलिक्यूल क्या रहेगा, बहुत फाइन रहेगा, बिल्कुल वैसे ही बहुत एक फाइन रो हो जाएगी, बहुत पतली लाइन बन जाएगी, फाइन लाइन। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही एक और लाइन बनेगी इसी तरीके से। नेक्स्ट एक और लाइन, ऐसी लाखों लाइन बन जाती हैं, लाखों। सबके यहाँ पर रहेंगे साउथ पोल और सबके यहाँ पर रहेंगे नॉर्थ पोल। ये सारे टाइनी मॉलिकुलर मैग्नेट्स के। इन सारे नॉर्थ पोल का टोटल पावर एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाता है जिसको हम लोग बोलने लगते हैं नॉर्थ पोल। और ये सारे साउथ पोल्स जो हैं इनका टोटल पावर जो रहता है एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाता है जिसको हम लोग बोलने लगते हैं साउथ पोल। इस तरीके से हम लोग मैग्नेट में बात करते हैं तो टू पोल्स बोलते हैं, एक नॉर्थ और एक यहाँ पर साउथ। बिल्कुल आप वैसे समझिए कि जैसे एक क्लास में आप लोग जो है अलग अलग बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सारे स्टूडेंट जब एक क्लास में हो गए तो पूरी क्लास फॉर्म हो गई ना, पावर जनरेट हो गया। तो इसी तरीके से जितने टाइनी मॉलिकुलर मैग्नेट्स हैं उनके नॉर्थ पोल, इनका टोटल पावर एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल। इन सारे साउथ पोल का टोटल पावर एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं साउथ पोल। इस तरीके से मैग्नेट में टू पोल्स बनते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। लेकिन बच्चों यदि अब डेफिनेटली यदि मैंने इतना आपको समझाया है तो मैंने इसको समझाते समझाते आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, और यदि उसको आप ध्यान दें तो मैग्नेट की आप पूरी प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं। मैग्नेट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आप बता सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मैग्नेट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो मैग्नेट की यही होगी कि ईच मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, वन नॉर्थ एंड सेकेंड साउथ पोल। हर मैग्नेट में टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। सेकेंड यदि अपन बात कर देते हैं तो अपन बोलेंगे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। मतलब मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है। यदि इस मैग्नेट के क्लोज यदि आप किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को लाएंगे तो आपको मालूम है इस मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होंगे, बहुत सारे टाइनी मॉलिकुलर मैग्नेट्स होंगे। मैंने अभी समझाया आपको, हर मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या रहते हैं, टाइनी मॉलिकुलर मैग्नेट्स। और हर टाइनी मॉलिकुलर मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं, टू, नॉर्थ एंड साउथ। तो जब आप मैग्नेट के क्लोज किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को लाएंगे तो उस मैग्नेटिक सब्सटेंस में जितने टाइनी मॉलिकुलर मैग्नेट अवेलेबल हैं उनके साउथ पोल को ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और इस तरीके से मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करने लगता है। तो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही हो गई, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। मैग्नेट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक substances।
सेकंड प्रॉपर्टी ये हो गई जिसको अपन बोलते हैं सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट। ईच मैग्नेट हैज टू पोल्स, वन पोल इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड सेकेंड इज कॉल्ड साउथ पोल। मतलब यदि आप मैग्नेट को कितना भी कट कर दें, कितने भी पीसेस में कट कर दें, हर मैग्नेट के पास में टू पोल्स रहेंगे, नॉर्थ एंड साउथ, क्योंकि आप मॉलिक्यूल को कट नहीं कर पाएंगे। तो यदि मैग्नेटिक सब्सटेंस है और उसके अंदर मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल भी है, तो एक तरफ नॉर्थ रहेगा, दूसरी तरफ साउथ। तो हमेशा हर मैग्नेट में टू पोल्स होते नॉर्थ एंड साउथ। तो फर्स्ट मैंने अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बताई, सेकंड में मैंने आपको बताया ईच मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। थर्ड प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताओ मैग्नेट को यदि हम लोग फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो मैग्नेट किस डायरेक्शन में बैलेंस होगा, तो डेफिनेटली बच्चों आप लोग का मैक्सिमम बच्चों का आंसर होता है सर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। डेफिनेटली ये आंसर सही है। मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो हमेशा बैलेंस होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। मान लीजिए मैग्नेट है, इसमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ, आप थ्रेड से धागे से बांध दीजिए और लटका दीजिए। प्रैक्टिकली आप मैग्नेटिक नीडल में आप लोग देखते हैं, मैग्नेटिक नीडल में जो डायरेक्शन है वो क्या बताता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। पर अब क्वेश्चन ये है कि जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो किस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, ये क्वेश्चन है। यदि तो बच्चों मेरा क्वेश्चन आप लोगों से अभी जो था, चूंकि ये रिकॉर्डिंग जो है मेरे साथ में क्लास में भी चल रही है, अभी मैंने बच्चों से रिकॉर्डिंग को पॉज करके बच्चों से पूछा कि बताओ यदि मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो किस डायरेक्शन में बैलेंस होगा। तो कई बच्चों ने आंसर दिया कि सर मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। क्यों करेगा, तो उनका आंसर था सर हमेशा अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या आप डायरेक्शन को पोल मान रहे हैं क्या? भाई आप यदि ये अर्थ है और अर्थ में ये नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन है, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन था कि यदि हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो किस डायरेक्शन में बैलेंस होगा, नॉर्थ साउथ, और नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो यदि बच्चों ने आंसर दिया कि सर नॉर्थ पोल जो है वो साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, इसका मतलब साउथ डायरेक्शन को आप पोल मान रहे हैं। और यदि ऐसा है तो फिर तो आपके 4 पोल्स होने चाहिए। यदि आप इसको डायरेक्शन को पोल बोल रहे हैं तो फिर तो वेस्ट डायरेक्शन को भी पोल बोलेंगे क्या, ईस्ट को भी पोल बोलोगे क्या? नहीं, ये सब क्या है, डायरेक्शन है। पर बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं जिनके बेसिस पर ये प्रूफ होता है कि अर्थ जो है वो खुद बिहेव करती है एज ए मैग्नेट। अर्थ की खुद की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। यदि अर्थ में बहुत दिनों के लिए, बहुत सालों के लिए आप किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को, आयरन को या निकल को या कोबाल्ट को अर्थ में इरेक्ट कर दे, गाड़ कर रख दे, रॉड को, आयरन रॉड को, और जब आप बाद में निकालें साल 2 साल के बाद तो आप देखेंगे उस रॉड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई है। मतलब वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने लग गई है, मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट करने लग गई है, मतलब वो मैग्नेट बन गई है। तो वो जो रॉड थी, आयरन रॉड, वो नॉर्मल रॉड थी। हमने अर्थ में जब उसको इरेक्ट किया तो डेफिनेटली इसका मतलब कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस मैं आपको बता ही रहा हूँ, मैग्नेट में तभी कन्वर्ट हो सकता है जब वो मैग्नेट के कांटेक्ट में हो। हमने तो अर्थ में इरेक्ट की थी, इसका मतलब अर्थ मैग्नेट है, तो बिल्कुल सही है। अर्थ जो है वो बिहेव करती है एज ए मैग्नेट, वीक मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की। अर्थ के अंदर बहुत सारा मैग्नेटिक सब्सटेंस है जो मॉल्टेन स्टेट में है, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है,
और उन सब के कारण अर्थ की एक वीक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये जो अर्थ है ये खुद बिहेव करता है एज ए मैग्नेट, और अर्थ के मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो है ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ। फिर से ये जो मैंने डायरेक्शन बताए ना, इनको बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल वेस्ट और ज्योग्राफिकल ईस्ट। ये डायरेक्शन है। और अर्थ का जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है, और अर्थ के मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है। तो जब हम अपने मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो हमारे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसीलिए हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो कभी भी मैग्नेटिक निडल को आप फ्रीली सस्पेंड कर देंगे या मैग्नेट को, तो वो रोटेट होकर बैलेंस होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और मैग्नेट का नॉर्थ पोल किस तरफ होगा? टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। इसी तरीके से हमारे मैग्नेट का जो साउथ पोल रहेगा वो साउथ डायरेक्शन की तरफ रहेगा, क्योंकि अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है ना वो साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो हमारे मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो कौन से डायरेक्शन को बताएगा? साउथ डायरेक्शन को। तो ध्यान रखो बच्चों, कभी भी मैग्नेट को यदि हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो मैग्नेट बैलेंस होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन को बताता है। तो इस तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी समझिएगा कि मैग्नेट को आप कितने भी पीसेस में कट कर देंगे तो हमेशा मैग्नेट पे 2 पोल्स होंगे। लेकिन यदि आप मैग्नेट को हैमरिंग करें, पीटें या हीट सप्लाई करें, गर्म करें, तो क्या होगा? डेफिनेटली मैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेट को यदि आप गर्म करोगे या पीटोगे तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करेगा। उसका रीज़न ये है कि डेफिनेटली अभी जब आपको मैंने शुरू में बताया था तो आपको पता था कि मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक सब्सटेंस थे वो रैंडमली अलाइन थे, कोई रेगुलर वे में नहीं थे। जब आपने मैग्नेट से उसको कंटिन्यूस फ्रिक्शन किया तब जाकर अलाइन हुए। यदि आप इसको हैमरिंग करोगे या हीट सप्लाई करोगे तो ये जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और वापस ये मॉलिक्यूलर टाइनी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस जो हैं मैग्नेट हैं ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, रेगुलर वे से डिस्टर्ब होकर वापस इर्रेगुलर शेप में जाएंगे। और इर्रेगुलर आ रहे हैं मतलब मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कर देगा? लूज कर देगा। तो मैग्नेट को हैमरिंग करने से या हीट सप्लाई करने से मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करता है? लूज करता है। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि मैग्नेट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट जो मुझे डिस्कशन आपसे करना है वो पोल स्ट्रेंथ के ऊपर करना है। किस चीज़ के ऊपर? पोल स्ट्रेंथ। तो नेक्स्ट बच्चों हमको डिस्कस करना चाहिए पोल स्ट्रेंथ। तो अभी मैंने जैसे समझाया आप लोगों को कि मैग्नेट जो है उसकी मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहाँ पर होती है? उसके एंड्स पर होती है, और वही मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम लोग बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। और ये पोल स्ट्रेंथ को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m। अब ये पोल स्ट्रेंथ किस वजह से रहती है? मान लीजिए 2 मैग्नेट हैं, उसमें से एक मैग्नेट जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है और एक वीक मैग्नेट है। तो स्ट्रॉन्ग होना या वीक होना ये डिपेंड करता है पोल स्ट्रेंथ पर। जिसकी पोल स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी वो मैग्नेट उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। अब पोल स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? उस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी जिसमें नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ रोज अलाइन होंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, हालांकि मैं एग्जाम्पल बहुत छोटा ले रहा हूँ,
लाखों की संख्या में रो रहती है, लेकिन चलिए दो एग्जाम्पल मुझे समझाना है। एक ये मैग्नेट है और एक ये मैग्नेट है। इसमें मान लीजिए 100 रोज है और इसमें मान लीजिए 50 रोज है, और मेरा क्वेश्चन है बताइए किसकी पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि इसकी डेफिनेटली पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब आपने इसको मैग्नेट से कंटिन्यूस अलाइन किया होगा तो इस तरफ जो नॉर्थ पोल्स होंगे इन टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स के, वो कितने होंगे? 100। तो उन 100 का जो टोटल पावर एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो गया, जिसको आप क्या बोल रहे हैं? नॉर्थ पोल। जबकि सेकंड मैग्नेट में कितनी रोज अलाइन बोल रहा हूं मैं? 50। तो यहाँ कितने नॉर्थ पोल होंगे? 50। तो स्वाभाविक इसकी जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो कंपेरेटिवली कम होगी, जस्ट हाफ होगी, राइट? तो पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करता है किस पर? नंबर ऑफ रोज पर। आगे चलकर आप देखेंगे, यदि अपन बात करते हैं, जैसे अपन वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज बोलते थे, वैसे अपन मैग्नेट के लिए क्या यूज करते हैं? पोल स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट जो है वो आपका होना चाहिए ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या होती है? इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? तो जो मैग्नेट है उसकी जो एक्चुअल लेंथ है उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। एक्चुअल लेंथ ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ। यदि मैग्नेट कोई बार मैग्नेट है, उसके एक एंड से दूसरे एंड तक का जो आप लेंथ मेजर करते हैं उसको आप बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। इफेक्टिव लेंथ किसको बोलते हैं? तो डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। मैंने बताया ना, सारे ये टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट जो रहता है ना, उनका टोटल पावर एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं पोल। यदि सारे नॉर्थ पोल है तो उसका एक पॉइंट यहां पर बनेगा जहां पर टोटल, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, वैसे ही मैग्नेट के ये टाइनी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहां पर उस मैग्नेट का टोटल पावर कंसंट्रेट हो जाता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पोल। जनरली ये पोल जो होते हैं वो एंड से थोड़ा सा अंदर होते हैं, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन पोल्स इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ को हम लोग 2L से डिनोट करते हैं। ये इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू होता है एक्चुअली में 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ। अब होता ये है कि जैसा मैग्नेट के प्रैक्टिकल्स हों और उसमें आपको इफेक्टिव लेंथ यदि आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो इफेक्टिव लेंथ की ही ज़रूरत होती है 2L की, लेकिन मैग्नेट के अंदर पोल अंदर कहाँ पर है वो आपको दिख तो रहा ही नहीं है, तो फिर क्या करें? तो हम लोग इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालें? तो हम लोग मैग्नेट की एक्चुअल लेंथ को मेज़र कर लेते हैं और उसको 5/6 से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो आता है उसको अपन बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। स्वाभाविक आप देख रहे हो यहाँ पर कि 2L अपॉन ज्योमेट्रिकल लेंथ इज इक्वल टू 5/6, और आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में 5 जो है वो लेस है 6 से, तो 2L भी जो है वो भी लेस होगा किससे? ज्योमेट्रिकल लेंथ में। मैं बता रहा हूँ आपको कि मैग्नेट के अंदर जो पोल्स होते हैं थोड़ा सा अंदर बनते हैं, इसलिए इफेक्टिव लेंथ हमेशा कम होती है ज्योमेट्रिकल लेंथ से। लेकिन हम लोग जो रहता है जनरली, ये बहुत ही स्मॉल डिफरेंस रहता है, पर थ्योरी पढ़ने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, हमको रिक्वायर्ड होता है इफेक्टिव लेंथ, तो हमें ज्योमेट्रिकल लेंथ को ही हम लोग क्या मानने लगते हैं? इफेक्टिव लेंथ। मतलब एक्चुअल लेंथ की जो लेंथ है उसी को आप मानने लगते हैं इफेक्टिव लेंथ। पर एक्चुअल जब प्रैक्टिकल करते हैं उस वक्त हमको जब वैल्यू रखनी होती है इफेक्टिव लेंथ की, तो हम क्या करते हैं? ज्योमेट्रिकल लेंथ को मेज़र करते हैं, एक्चुअल लेंथ को मेज़र करते हैं, उसको 5/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट आपको समझना होगा इफेक्टिव लेंथ के बाद कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। बिल्कुल जैसा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा है, एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पर कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ है जो मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड है, और बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने वहाँ देखा है, बस थोड़ा सा टर्म्स में फ़र्क आया है। जैसे मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के लिए नेक्स्ट फिफ्थ, तो ये मान लीजिए एक मैग्नेट है, उसकी पोल स्ट्रेंथ है m1,
दूसरा मैग्नेट है जिसकी पोल स्ट्रेंथ है m2 और दोनों के बीच का सेपरेशन है r। तो प्रैक्टिकली देखा गया है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। जितनी पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतना मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होता है, उतना फोर्स ज़्यादा लगता है, और जितना इनके बीच का डिस्टेंस कम रहेगा उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो इसी को जब आप कंबाइन करते हो तो जाता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। फिर इक्वल जब हम करते हैं तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, हमको मालूम था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 बाय r स्क्वायर। इक्वल करने के लिए हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया था जिसकी वैल्यू आपने देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k या एप्सिलॉन r थी। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी होता है, और ये यहाँ पर कांस्टेंट होता है म्यू अपॉन 4 पाई इंटू m1 m2 बाय r स्क्वायर। यहाँ पर ये जो म्यू है इसकी वैल्यू एक्चुअली में होती है म्यू नॉट इंटू म्यू r। ये म्यू इज इक्वल टू एक्चुअल में होता है म्यू नॉट इंटू म्यू r। जैसा वहाँ एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या था, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पर ये म्यू नॉट जो है इसको हम लोग बोलते हैं परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे एप्सिलॉन नॉट को आपने क्या बोला था, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ हम लोग इसको बोलते हैं परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 हेनरी पर मीटर और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। हेनरी पर मीटर और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। जैसे एप्सिलॉन नॉट था ना, उसकी वैल्यू कितनी थी 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 हेनरी पर मीटर और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। जैसा वहाँ पर आपने एप्सिलॉन देखा था वैसा यहाँ पर म्यू होता है, और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, मीडियम। और म्यू आर को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। इन दोनों की वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है, लेकिन म्यू नॉट की वैल्यू फिक्स होती है। यहां पर यदि आप देखें तो म्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट। मतलब आप किसी मीडियम की परमेबिलिटी बता रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। जैसे आपको एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं ना 94 आउट ऑफ 100, ये कैसे मार्क्स हैं, रिलेटिव मार्क्स। आपने जो मार्क्स गेन किए किसके रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव मार्क्स। वैसे ही यहाँ पर रिलेटिव परमेबिलिटी का मतलब है किसी मीडियम की परमेबिलिटी किसके रिस्पेक्ट में, फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में। तो इसको बोलते हैं अपन रिलेटिव परमेबिलिटी। तो कुल मिलाकर आप देखें तो ये जो F का आपका फॉर्मूला बन रहा है जिसको अपन मैग्नेटिक फोर्स बोल रहे हैं, इज इक्वल टू होना चाहिए म्यू नॉट इंटू म्यू आर अपॉन 4 पाई इंटू m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये जो कुछ भी मैंने बता रहा हूँ पूरा SI सिस्टम में, SI सिस्टम में। इसका मतलब है कि यहाँ पर F इज इक्वल टू, आप देखो यहाँ पर म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। यदि यहाँ पर रखेंगे आप 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 तो 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो केवल क्या बचेगा 10 टू द पावर माइनस 7 म्यू आर इंटू m1 m2 बाय r स्क्वायर। यूनिट आ जाएगी न्यूटन, क्योंकि आप SI सिस्टम में बता रहे हैं तो SI सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ये जो म्यू आर है रिलेटिव परमेबिलिटी,
इसकी वैल्यू एयर के लिए कितनी होती है 1 फॉर एयर, म्यू आर इज इक्वल टू 1। मतलब यदि दो मैग्नेट को आप एयर में रखते हैं एक दूसरे से r डिस्टेंस पर और उनकी पोल स्ट्रेंथ m1 m2 है, तो उनके बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो होगा F इज इक्वल टू 10⁻⁻7 इंटू m1 m2 बाय r स्क्वायर। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर है ये मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड। तो बच्चों नेक्स्ट अपन को डिस्कस करना चाहिए कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो आपने देखा। नेक्स्ट इसके बाद फिर मुझे बताना चाहिए यूनिट नॉर्थ पोल। ये यूनिट नॉर्थ पोल एक्चुअली में है क्या? स्टैंडर्ड वैल्यू है मैग्नेटिज्म के लिए। स्टैंडर्ड हर फिजिकल क्वांटिटी की अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। मास की स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता है 1 kg, लेंथ की स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता है 1 मीटर, टाइम की आपको पता है 1 सेकेंड, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आपने स्टैंडर्ड वैल्यू देखी है और वो थी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब +1 कूलम चार्ज। उसी के बेसिस पर आगे की डेफिनेशंस थी। एग्जैक्टली ऐसा ही मैग्नेटिज्म में स्टैंडर्ड वैल्यू सेलेक्ट की गई है यूनिट नॉर्थ पोल। यूनिट नॉर्थ पोल का मतलब ऐसे मैग्नेट को इमेजिन किया गया है जिसमें एंड पर सिंगल पोल है। तो जनरली प्रैक्टिकली तो कोई ऐसा मैग्नेट होता नहीं है, लेकिन फिर भी जो निडल होती है मैग्नेटिक निडल उसको पॉइंटेड कर देते हैं, तो पॉइंटेड करके ये सिंगल रो बनती है और इस तरीके से ऐसा इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर क्या है यूनिट नॉर्थ पोल, यहाँ यूनिट साउथ पोल। तो ये यूनिट नॉर्थ पोल के बेसिस पर अपन डेफिनेशन करते हैं, पर प्रैक्टिकली ऐसा होगा नहीं। एक सिंगल रो बनाना बहुत मुश्किल है, इसमें भी आपकी बहुत सारी रो बन जाएंगी, पर अपन जो है जनरली मैग्नेटिक निडल को मान लेते हैं यूनिट नॉर्थ पोल। ये यूनिट नॉर्थ पोल जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है, फिर भी अपन लोग डेफिनेशन तो देते ही हैं। जैसा हमने वहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपन को मालूम था प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इमेजनरी चार्ज है, लेकिन फिर भी डिफाइन किया था। एग्जैक्टली ऐसे ही यहाँ पर यूनिट नॉर्थ पोल भी डिफाइन होता है। ये यूनिट नॉर्थ पोल को भी अपन ये अपने इलेक्ट्रिक फोर्स के फॉर्मूले के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। जैसे आपका फॉर्मूला है, आपको मालूम है μ0/4π इंटू म्यू आर m1 m2/r²। ये आपका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में यदि हम कुछ वैल्यूज रख दें, इफ m1 = m2 = m, मतलब हम 2 मैग्नेट ले रहे हैं जिनकी पोल स्ट्रेंथ कैसी है इक्वल, और इन पोल्स को मैग्नेट को कहाँ रखना चाह रहे हैं एयर में। एयर में रखोगे तो म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। कितने डिस्टेंस पर रख रहे हैं आप, सपोज 1 मीटर, और उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसको आप मेजर करके देख रहे हैं तो वो आ रहा है 10⁻⁻7 न्यूटन। तो इस कंडीशन में आप देखिए क्या आने वाला है, तो ये जाएगा 10⁻⁻7, μ0/4π भी आ जाएगा 10⁻⁻7, म्यू आर की वैल्यू जाएगी 1, m²/1²। ये 10⁻⁻7 कैंसिल हो गया, m² = 1 आ गया, m ±1 आ गया। ये 1 जो अपन बोल रहे हैं +1 वो यूनिट नॉर्थ पोल के लिए लेते हैं, और -1 जो लेते हैं अपन यूनिट साउथ पोल के लिए लेते हैं। मतलब ये वैल्यू जो आई है किस बेसिस पर आई है, इन वैल्यूज के बेसिस पर आई है। तो इन वैल्यूज के बेसिस पर हम लोग यूनिट नॉर्थ पोल को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब दो हमको मैग्नेट लेना है, ऐसे मैग्नेट लेना है जिनकी पोल स्ट्रेंथ इक्वल है। उनको कहाँ रखना है, एयर में। कितने डिस्टेंस पर, 1 मीटर, और उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है रिपल्सिव फोर्स उसको मेजर करके देखिए। यदि वो फोर्स आता है 10⁻⁻7 न्यूटन, इसका मतलब वो जो मैग्नेट है वो कौन सा मैग्नेट है, यूनिट नॉर्थ पोल। या इसका उल्टा बात कर लिए, यदि मान लीजिए पॉसिबल है और दो यूनिट नॉर्थ पोल हैं, उनको एयर में आप एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर रखेंगे तो तय है उनके बीच में लगने वाला फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, कितनी वैल्यू का होगा, 10⁻⁻7 न्यूटन का। तो इस बेसिस पर हम लोग डिफाइन करते हैं।
if two equal and like poles are kept in air 1 meter apart, and if the repulsive force between them 10 to the power minus 7 Newton, then each pole is called unit north pole. तो इस बेसिस पर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, पर प्रैक्टिकली ये यूनिट नॉर्थ पोल होता नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद यदि मुझे बताना चाहिए आप लोग को, तो यूनिट नॉर्थ पोल के बाद मुझे डिस्कस करना चाहिए आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। बिल्कुल वैसा जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है। अब आप जरा सोचिए कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये क्या होंगी, क्योंकि इतना तो आपको पता है कि यदि ये मैग्नेट है और यहाँ पर मैग्नेटिक सब्सटेंस है और मैग्नेट को आप क्लोज लाते हो तो ये मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ खींचता है, पकड़कर खींचता है। ये कैसे खींचता होगा जरा सोचिए आप। एक सिंपल मान लीजिए सपोज क्लासरूम में यहाँ पर चेयर रखी है। अब ये चेयर रखी है और यदि मान लीजिए मैं अपने इस तरीके से ऐसे ऐसे हाथ करूँ तो क्या चेयर खींचकर मेरी तरफ आ जाएंगी? क्या नहीं आएंगी। पर आप सोचिए बहुत फाइन थ्रेड्स हैं, धागे हैं बहुत पतले जो इनविजिबल दिख नहीं रहे हैं, उनसे इन चेयर्स को बांध दिया जाए और फिर मेरी फिंगर से पकड़कर यदि खींचा जाए तो चेयर खींचकर मेरी तरफ आ जाएंगी, क्योंकि चेयर के ऊपर फोर्स लगने के लिए कुछ मीडियम चाहिए, वो थ्रेड्स बन गए। बिल्कुल वैसे ही एक्चुअली आप लोगों ने स्पाइडरमैन देखा होगा, ऐसे हाथ करता है उसको पूरी थ्रेड्स निकलती हैं, उसके कारण फिर वो यहाँ से वहाँ से वहाँ चला जाता है। बिल्कुल वैसा ही होता है, ये मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस को पकड़कर खींचती हैं अपनी तरफ। ये इतनी फाइन है जो इनविजिबल हमको दिखती नहीं है। जैसे एयर है, एयर बहुत फाइन है आपको दिखती नहीं है, वैसे ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं इनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की देखी बिल्कुल वैसे ही, पर थोड़ा थोड़ा फर्क है। जैसे फर्स्ट डिफरेंस देखिए, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इट इज अ क्लोज कर्व। आउटसाइड द मैग्नेट इट मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल एंड इनसाइड द मैग्नेट इट मूव्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। जबकि आपको पता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओपन कर्व है, ये केवल कहां से कहां चलती हैं? प्लस टू माइनस ओपन कर्व है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इट इज अ क्लोज कर्व। आउटसाइड द मैग्नेट इट इज मूव फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड इनसाइड द मैग्नेट इट मूव्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। हमेशा जैसे ये प्लस से चलती है और माइनस में पहुंचती है, ऐसी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटसाइड द मैग्नेट इट मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से निकलती है साउथ पर जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी यदि बात करी जाए तो कभी भी जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती हैं? तो उसका रीजन है एक्चुअली में यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में बता रहा था। इसके पहले मुझे एक्चुअली में आपको डिस्कस करना चाहिए था ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाता। तो चलिए ऐसे ही करते हैं, अपन थोड़ा सा अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके बाद अपन डिस्कस कर देंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो नंबर अपन बदल देते हैं यहाँ 7th 8th और ये कर देते हैं अपन 9th। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड कर लीजिएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? तो मैग्नेट के अराउंड जो है वो एक्चुअली में क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट होती हैं। जहां तक मैग्नेट का इफेक्ट होता है, मैग्नेट किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर या किसी पोल के ऊपर फोर्स लगाता है, उस फील्ड को अपन बोलते हैं, उस पूरे एरिया को बोलते हैं, रीजन को अपन बोलते हैं गिवन मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। द रीजन और एरिया अराउंड द मैग्नेट in which its force experienced by any other magnet or other pole is called magnetic field of the given magnet। किसी भी मैग्नेट के अराउंड पूरा ये रीजन एरिया
जहां तक मैग्नेट फोर्स लगा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है, उसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इस एरिया में किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, ये हम लोग बताते हैं बाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हम लोग बताते हैं बाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट। जैसे अपन ने वहां पर देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एग्जैक्टली वैसे ही यहां पर होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, यूनिट नॉर्थ पोल को इमेजिन करेंगे या रखेंगे। तो मैग्नेट जितना इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसा रेट होता है ना, जनरली हम लोग जैसे वेजिटेबल्स वगैरह परचेस करने के लिए, फ्रूट्स परचेस करने के लिए जाते हैं, रेट पूछते हैं ऑयल परचेस करने के लिए, तो वो मास के फॉर्म में रहता है, वॉल्यूम के फॉर्म में रहता है। आलू क्या भाव है भैया, तो बोल देता है 40 रुपये केजी, क्योंकि वो आपको मालूम है केजी के फॉर्म में सेल होता है, वेट के फॉर्म में। ऑयल जो है वो आपको मालूम है वॉल्यूम के फॉर्म में। पेट्रोल क्या रेट है तो पता है आपको, 106 रुपये लीटर रेट। वैसे यहां पर इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी में क्या करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल। यूनिट नॉर्थ पोल को आपको रखना है, लेकिन आपको मालूम है यूनिट नॉर्थ पोल अवेलेबल नहीं है। तो जो आपके पास अवेलेबल है पोल या पोल स्ट्रेंथ, उसको रख दीजिए। मान लीजिए आपने कोई मैग्नेट को रखा, उसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, स्मॉल m, राइट। अब इस पर ये फर्स्ट मैग्नेट मान लीजिए कितना फोर्स लगा रहा है, F, तो m के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, F। यदि यूनिट रखते तो कितना फोर्स लगता, F/m। तो भले ही आप यूनिट नॉर्थ पोल को रख नहीं पा रहे, कैलकुलेट तो कर लोगे। व्हाट इज F, फोर्स एक्सपीरियंस बाय m पोल, जिसकी पोल स्ट्रेंथ m है, एंड F/m ये भी फोर्स है, लेकिन किसने एक्सपीरियंस किया है, यूनिट नॉर्थ पोल। यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको अपन B से डिनोट करते हैं, इसलिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F/m। व्हाट इज m, टेस्ट पोल, जिसकी पोल स्ट्रेंथ, यदि इसकी पोल स्ट्रेंथ m ना होकर यदि यूनिट होती, इफ m इज इक्वल टू 1 होती, तो B इज इक्वल टू F हो जाता। मतलब यूनिट नॉर्थ पोल यदि रखा रहता तो उस पर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब फॉर्मूले के बेसिस पर भी आप डेफिनेशन जो है वो दे सकते हो। तो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। क्योंकि इंटेंसिटी तो आप किसी पॉइंट पर ही बताएंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड में किसी पॉइंट पर ही बताएंगे ना इंटेंसिटी कितनी है, तो उस पॉइंट पर आपको क्या रखना पड़ेगा, यूनिट नॉर्थ पोल को। यूनिट नॉर्थ पोल मतलब जैसे मैग्नेटिक नीडल को रख देंगे आप, और यदि वो अवेलेबल नहीं है तो किसी मैग्नेट को रख दीजिए, उसकी पोल स्ट्रेंथ सपोज m है, फिर आपसे पूछा है इंटेंसिटी कितनी होगी, तो जितना उस पर फोर्स लग रहा है उसको डिवाइड कर दीजिए पोल स्ट्रेंथ से। तो व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल when placed at that point. It is denoted by B. Thus B is equal to what, F/m। तो जैसे वहां पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, E is equal to F/q। यहां पर E की जगह आता है B, F की जगह F, और Q की जगह जाएगा स्मॉल m। हालांकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स वेक्टर है ना, फोर्स के ऊपर बार है तो ये भी बार लग जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। भाई यहाँ पर नॉर्थ पोल का मैग्नेट है, यहाँ पर साउथ पोल का मैग्नेट है, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी बताना है। यहाँ यूनिट नॉर्थ पोल इमेजिन करो आप, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये साउथ पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर नेट फोर्स कहाँ से कहाँ लग रहा है, N/S। तो डेफिनेटली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। थर्ड, यदि आपसे बात की जाए कि बताइए इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जाए, ये जो पोल स्ट्रेंथ है
इसके लिए अपन बात करें तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ए इंटू एम, एम्पियर इंटू मीटर। पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ए इंटू एम, एम्पियर इंटू मीटर। तो यहां पर हो जाएगा इसका B इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ के लिए बोलेंगे तो फोर्स के लिए एम एल टी माइनस टू, और पोल स्ट्रेंथ के लिए एम्पियर इंटू मीटर, तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो एम एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन, राइट। इसकी जो यूनिट्स हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स, तो सीजीएस सिस्टम में यूज की जाती है गॉस, और एसआई सिस्टम में ली जाती है वेबर, राइट। या फिर फॉर्मूले के बेसिस पर देखो तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, सॉरी वेबर मैंने गलत बोला है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसी को टेस्ला भी बोलते हैं, और वेबर पर मीटर स्क्वायर होती, वेबर पर मीटर स्क्वायर एसआई सिस्टम में। ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इसकी सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती गॉस, और एसआई सिस्टम में होती न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। आगे चलकर आप देखोगे फ्लक्स आएगा, फाई इज इक्वल टू होता है बी इंटू ए। फ्लक्स को वेबर में मेजर करते हैं और इसको मीटर स्क्वायर एरिया को, इसलिए बी की क्या जाती है फाई अपॉन ए, तो बी वेबर पर मीटर स्क्वायर, वहां से निकली है यूनिट। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है गॉस, एसआई सिस्टम में होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये पूछा गया क्वेश्चन है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये होता है 10 टू द पावर 4 गॉस, या इसी को बोल सकते हैं 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर इज इक्वल टू, तो ये होता है 10 टू द पावर 4 गॉस, राइट। तो मैंने आपको डिस्कस किया मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद मुझे डिस्कस करना चाहिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब बच्चों इसके बाद अपन को नेक्स्ट देखना चाहिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।